गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने खेल कूद वाला पार्ट शुरू कर दिया था। उसके बहुत सारे टॉपिक को हम कवर अप कर चुके हैं, जैसे कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, टेनिस, क्रिकेट। तो इन सारे पार्ट्स को हम कवर अप कर चुके हैं। बाकी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो चलिए उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए आज का जो हमें पढ़ना है खेल में, अब हम राष्ट्रीय खेल की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो खेल का जो पूरा पार्ट था वो खत्म हो गया है, वहां पर जो जिसमें ओलंपिक वगैरह सारा कुछ इन्वॉल्व था। अब हम लोग राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल में देखिए पहला टॉपिक क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, KIUG 2024। ठीक है, तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 2024 कितनावां संस्करण था, तो याद रखेंगे चौथा, यानी कि 4th संस्करण था। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और देखिए इसके मुख्य बिंदु पर नजर डालिए कि बताया जा रहा है कि यह पहली बार जब KIUG को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों, तो देखिए कहाँ कहाँ, असम, आप मैपिंग आपका शानदार होगा, मुझे इतना विश्वास है। असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा में आयोजित किया गया। ठीक है, 7 जो पूर्वोत्तर राज्य है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और मैपिंग ऐसा होना चाहिए जो आप जैसे ही राज्य देखें आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि अच्छा ये इस तरफ की, ये पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस गेम्स में कितने 200 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 4,500 एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, यानी कि 4,500 एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, और कितना गेम इसमें, कम से कम 2,000 से अधिक यहाँ पर जो जितने भी जो विश्वविद्यालय है उसके लगभग इतने एथलीटों ने यहाँ पर भाग लिया। ठीक है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रही एवं पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, 1 मिनट में थोड़ा इरेज कर दूं, चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए आपको याद रखना है, पहले तो ये याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कितने, तो कुल 71 पदकों के साथ। ठीक है, वो प्रथम स्थान पर रही। और साथ ही साथ ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसमें पहली बार ये खिताब जीता गया है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मुख्य तालिका देख लीजिए। तो आपने देखा अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पहले रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर है, उसने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित 71 पदक जीते। ठीक है, चूंकि ये पहला है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 32 स्वर्ण, 11 रजत और 21 कांस्य और कुल 71 पदक। तो कुल तो आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, LPU, इसमें 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य। ठीक है, तो 8 कांस्य। तो अब याद रखेंगे, पहला चंडीगढ़, दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब सबको आपका सबका नहीं रटना है कितना कांस्य कितना ये है। ठीक है, हाँ, लेकिन बस कैलकुलेट करके जो टोटल होता है ना वो पहला वाला का तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन पंजाब यूनिवर्सिटी 4th रैंक पर और 5th है जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये 5 रैंक यहाँ पर दिए गए अलग अलग यूनिवर्सिटी को इसे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। क्लियर है, चलिए आगे देखें हम। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जान लीजिए। तो ये विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु खेल प्रतियोगिता होती है। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस नाम से। ठीक है, और जो भारत सरकार द्वारा युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए अपने खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित की जाती है। और इस खेल को 2020 से शुरू किया गया था, चूंकि अभी हमने देखा पहले पॉइंट में कि ये चौथा संस्करण है, यानी कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 2020 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और यह गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है। क्लियर है, तो चलिए बस आपको यही याद रखना है कि ये चौथा संस्करण था, कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2020 से। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में देखिए क्या था, तीरंदाजी, व्यायाम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल। ठीक है, तो ये आपको नहीं पूछेगा, बस ये इसमें बता दिया गया, ऐसे 20 खेल और शामिल है, मतलब इसके अलावा। ठीक है, तो खैर आपको ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। खेलो इंडिया, 1 मिनट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का अनावरण किया था। तो इसका अनावरण किसने किया, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल, दोनों के नाम ध्यान रखेंगे।
बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि ये पूछेगा, ठीक है। मेनली देखिए क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम जो है इसके शुभंकर का नाम, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अलग है, शीतकालीन अलग है, ठीक है। तो शीतकालीन खेल का शुभंकर क्या था, तो शीन ए शी यानी कि शान, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है, ये दे दे या इस तरह से पूछ दे, ठीक है। शीन ए शी इसका मतलब शान, क्लियर है। और यह हिम तेंदुए का नाम है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों का मूल निवासी है, ठीक है। तो वो जो नाम आपने देखा है वो क्या है, एक हिम तेंदुए का नाम है, क्लियर है। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2024 को कहाँ, लेके NDS स्टेडियम में हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उद्घाटन समारोह कहाँ, NDS स्टेडियम, कहाँ पर, तो लेह में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम। आगे दिया गया है बीच गेम्स 2024 कहाँ पर, डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इतने से इतने, मतलब डेट में मत फंसिएगा, इसके बीच भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला समुद्र पर संपन्न हुआ, ठीक है। तो इस जगह पर यह संपन्न हुआ जिसकी पदक तालिका में MP ने शीर्ष स्थान हासिल की। तो आपको याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, बीच गेम्स 2024 में किसने पदक तालिका में, मतलब जो पहले रैंक पर रहा है, तो वो कौन है, MP, ठीक है। बीच गेम में यहाँ पर पहले रैंक पर कौन है, MP, क्लियर है। और दूसरा बताया जा रहा है कि इसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1404 यानी 1404 प्रतिभागियों ने विभिन्न आयु वर्गों में 8 खेलों में प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो एक लाइन में आप ये याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए उसके अलावा बता दें कि प्रतियोगिता में शामिल खेल कौन कौन से थे, तो नहीं पूछेगा ये, ठीक है। वॉलीबॉल, पैनकेक, सैलोट, बीच बॉक्सिंग, ठीक है, नथिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बता दें मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित, याद रखिएगा, MP पहले स्थान पर है, बार बार बोल रही हूँ, पहले स्थान पर है, और इसने 7 स्वर्ण सहित कितने पदक जीते हैं, 18 पदक के साथ ये शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते हैं, ठीक है, मतलब ये दूसरे पायदान पर है। और जबकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादर नागर हवेली दमन दीव ने 12-12 पदक जीते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट रैंक ध्यान रखना है, क्लियर है। और मेजबान भी जो मेजबानी कर रहा होता उसका भी नाम आपको याद रखना होता, ठीक है। और असम ने 8 पदक जीते जिसमें से 5 स्वर्ण थे, ठीक है। और लक्षद्वीप के बीच सॉकर में स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है। तो जो बीच सॉकर वहां पर खेला गया उसमें लक्षद्वीप ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लू फ्लैग, देखिए किसी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक विशेष प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। ब्लू फ्लैग क्या होता है, तो हो सकता है आपको ऐसे भी पूछते कि व्हाट इज ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग क्या होता है, तो ये क्या है, किसी भी समुद्री तट पर उसको दिए जाने वाला एक विशेष प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करता है कि बीच जो है, जो समुद्री इलाका है, तट जो है वो क्या है, प्लास्टिक मुक्त है, गंदगी मुक्त है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटन सुविधा, पर्यावरण शिक्षा और सूचना आदि से युक्त है। तो ऐसे तटों को, ऐसे समुद्री तटों को वहां पर एक विशेष सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू फ्लैग, क्लियर है। और यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक संगठन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये ब्लू फ्लैग जो है ये किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो याद रखेंगे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक संगठन द्वारा, क्लियर है। चलिए आगे देखें हम। अगला है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, ठीक है। तो देखिए लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 22 कांस्य पदक जीतते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बस इतना याद रखिएगा कि खेलो इंडिया महिला जूडो में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो लखनऊ ने, क्लियर है, प्रथम स्थान पर ये रहा, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। उसके बाद इंडियन पैरा जूडो एकेडमी हलवासिया कोट हजरतगंज में सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्गों में खेली गई लीग में 12 बंकी 9 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो बस आप एक लाइन में याद रखेंगे 12 बंकी, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर। और लीग में सब जूनियर में, ठीक है, लीग में सब जूनियर में बाल सदन का टीका बली
एमडी क्लब की निष्ठा आदि ने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये हो गया। और इस लीग में लखनऊ के अतिरिक्त हरदोई, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी आदि जिलों की लगभग 100 से अधिक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समापन समारोह में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने पुरस्कार वितरित किया। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, ये 10 से 17 सितंबर के बीच हुआ था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में ये हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर हुआ आयोजन? तो इसका नई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य सहित 105 पदक हासिल करने का शीर्ष पर हासिल करिए, टॉप पर रहा। ठीक है, तो याद रखिए खेल, बस टू दी पॉइंट बात करेंगे हम। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर कौन रहा? हरियाणा। ठीक है, जिसने, आप इतना नहीं रटिएगा, आप बस टोटल याद रखिएगा कितना, तो 105 पदक के साथ ये फर्स्ट रैंक पर रहा। क्लियर है? उसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1450 एथलीटों ने हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और बता दें कि इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदकों के साथ KIPG 2023 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर। इतना नहीं रटना है, बस इतना याद रखिएगा कि दूसरे स्थान पर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ओवरऑल जो आपको याद रखना है वो पहला याद रखना है। ठीक है, और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर। तो पहला हरियाणा, फिर से बोल दे रही हूँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ? दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला रैंक हरियाणा। ठीक है, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया, चलिए मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली। कौन फर्स्ट रैंक होल्डर है? हरियाणा। कितने पदक के साथ? 105। सेकंड कौन है? तो आपको इसमें से निकाल लेना है कि यहाँ पर थर्ड तमिलनाडु और सेकंड जो है आपका कहाँ चला गया ये? यूपी। हाँ ठीक है, चलिए सेकंड यूपी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। क्लियर है? सेकंड यूपी, थर्ड तमिलनाडु एंड फर्स्ट हरियाणा। ठीक है, मेनली आपको फर्स्ट याद रखना, सेकंड थर्ड इतना ज़्यादा हर गेम के बारे में याद रखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए हम आगे देखें। अगला इसमें बताया जा रहा है KIPG 2023 जो है वो भारत सरकार के खेलो इंडिया प्रोग्राम की नवीनतम पहल है, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल है। ठीक है, चलिए उसके बाद खेलो इंडिया पहल के तहत अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। हमने पढ़ा अभी पिछले पॉइंट में। और जिसका उद्देश्य क्या है कि देश में जमीनी स्तर पर खेलों को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और KIPG 2023 में मेडल इवेंट 7 खेलों में आयोजित किए गए। ठीक है, ये सारा इवेंट है, बहुत ज़्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये आपका लिस्ट दिया गया, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में मेडल। ठीक है, नथिंग, ये आपको ये 14 का 14 अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो आप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, नहीं रटना है, आप बस याद रखेंगे पहला हरियाणा, कितने पदक? 105, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप याद रख पाए कि यूपी और तमिलनाडु दूसरे तीसरे पर है तो वेरी गुड, नहीं भी रखें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कितना है। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, चूंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है माइट भी कि जैसे बिहार है तो बिहार जहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिखे उसको आप याद कर लेंगे। अगर हो सके तो वो पूरा याद कर लेंगे कि क्या वहाँ पर स्वर्ण जीता गया है, क्या जीता गया, नहीं जीता गया, एंड टोटल, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। उसके बाद देखते हैं मुक्केबाजी। देखिए IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो हमने पिछला ओलंपिक वगैरह जो वहाँ से हमने देखा, ज़्यादातर सवाल आपके वहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये सब फिर भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें देख लेना है एक नज़र। ठीक है, तो देखिए IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप क्या है? देखिए तो यहाँ पर ये आर्मेनिया के येरेवन में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ याद रखेंगे? आर्मेनिया। ठीक है, और जिसमें भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसमें भारतीय ने कितने? तो टोटल 17 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, और भारतीय पदक विजेताओं की सूची, ठीक है, महिला वर्ग में दिया गया है। ठीक है, नहीं रटना है, ये पूरा सूची दिया गया, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं रटना है। ठीक है,
बस याद रखना कि भारत ने कितना पदक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। उसके बाद है शतरंज। शतरंज में देखिए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, देखिए 27 मई से 7 जून 2024 के बीच नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया ये याद रखेंगे। और इस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में नॉर्वे के कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर छठी बार नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। तो ये जो जीत रहे हैं, इन्होंने छठी बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, किसको हराया? तो कारुआना को। कौन? तो कार्लसन। ठीक है, अब देखिए जबकि महिला वर्ग में चीन की जू वेंजुन ने चीन के ही लेई टिंगजी को हराकर यह खिताब जीता। तो चीन की ही थी जिन्होंने हराया, वो भी जो हारी है वो भी चीन की ही थी। ठीक है, और कार्लसन के बारे में बताया जाए कि जुलाई 2011 से 2830 की लाइव रेटिंग के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, और वे क्लासिकल शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन, 5 बार के विश्व रैपिड चैंपियन तथा 7 बार के विश्व ब्लिट्ज चैंपियन है। ठीक है, चलिए बस आपको इसका याद रखना है। ठीक है, आगे देख लें हम। एक पेज पीछे चला गया। हाँ, चलिए देखिए अगला है BWF थाईलैंड ओपन 2024। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारतीय शटलर सात्विक राइज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता। ठीक है, ये और ये। ठीक है, जो 14 से 19 मई कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड नंबर 3 की भारतीय जोड़ी ने चीन की 29वीं रैंकिंग वाली चैन बो यांग और लियू यी को हराकर यह खिताब जीता। और 2024 में उनकी दूसरी टूर्नामेंट जीती थी और 2019 में जीतने के बाद दूसरा थाईलैंड ओपन खिताब था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका, ये उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। ठीक है, पुरुष एकल, महिला एकल। ठीक है, तो खैर इसमें नहीं फंसना है उतना, पता चला जो भी आपने पढ़ा है वो भी आप भूल बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो ये देखिए मलेशिया के शाह आलम में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर? मलेशिया के शाह आलम में। ठीक है, जिसमें PV सिंधु और अनमोल खरब के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें स्वर्ण पदक जो जीता गया तो वो PV सिंधु और अनमोल खरब के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक को जीता, इनके नेतृत्व में। क्लियर है? तो देखिए नाम याद रखेंगे। ठीक है, और यह बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, तो जो एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जो हुआ उसमें भारत का पहला पदक था, इसलिए आप याद रखेंगे कि ये किसके नेतृत्व में जीता गया? तो PV सिंधु एंड अनमोल खरब। ठीक है, और भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले 2016 और 2020 में 2 कांस्य पदक जीते थे। क्लियर है? चलिए इसके बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन मेजबान आयोजक के रूप में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया के साथ बैडमिंटन एशिया द्वारा किया गया था। मतलब इसके मेजबानी इनके द्वारा की गई थी। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं निशानेबाजी में। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, तो देखिए जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF वर्ल्ड कप 2024 राइफल पिस्टल में 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 कांस्य जीते और पदक तालिका में तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया। क्लियर है? किसने? जर्मनी के ये म्यूनिख में। ठीक है, इसका ये किया गया था। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए, विदित हो कि भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय निशानेबाज स्विफ्ट और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चीन 11 पदक। ठीक है, इसके साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो याद रखेंगे ये शीर्ष पर रहा कौन? चीन। कितने पदक? 11। उसके बाद नॉर्वे 3 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, तो नॉर्वे दूसरा, चीन पहला, और भारत और एवं फ्रांस 2-2 पदक के साथ तीसरा। ठीक है, तो ये दोनों 3 रैंक होल्डर है। सॉरी, ठीक है, तो चीन 1 नंबर, नॉर्वे 2 एंड भारत एंड फ्रांस 3-3। ठीक है, उसके बाद 3-3 रैंक पर, याद रखिएगा, पदक मत सोचिएगा। ठीक है, उसके बाद बता दें, उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत ISSF द्वारा कब? 1986 में ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए ये मंच प्रदान की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए
तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1, ठीक है। ये आपका मध्य चीन के संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 1 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक अर्जित किए। तो आपको याद रखना है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कुल 8 पदक, 5 सोना, 2 रजत, 1 कांस्य। क्लियर है। उसके बाद इसमें बता दें कि 28 अप्रैल 2024 को तरुणदीप रॉय, प्रवीण जाधव और धीरज, एक मिनट उनका नाम मैं देख लूँ, हाँ, और धीरज बोमदेवरा की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इन लोगों ने ये स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता। क्लियर है। और यह 14 वर्षों में पुरुषों की रिकर्व टीम तीरंदाजी में भारत का पहला विश्व कप स्वर्ण पदक था। क्लियर है। और भारत की अंकिता भक्कत और धीरज ने मिश्रित टीम रिकर्व में कांस्य पदक जीता, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं घुस के आपको याद रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। भारतीय पदक विजेताओं की जो सूची दी गई है, ठीक है। उसके बाद ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, देखिए ये आपका 14 अगस्त से, भारत ने 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में 14 पदक हासिल किए, ठीक है। तो 14 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण और 8 कांस्य जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। क्लियर है। और इसमें चीन 28 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। उसके बाद यूक्रेन सेकेंड रैंक पर, ठीक है। और इसमें पेरिस ओलंपिक के लिए एक ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है। क्लियर है। और इसमें इस स्पर्धा में 4 भारतीयों ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अभी आपने लास्ट पॉइंट देखा, ठीक है। जिसमें से कौन कौन, राजेश्वरी कुमारी महिला ट्रैप, सिफ्त कौर समरा, अखिल शोरान और मेहुली घोष इसमें से शामिल है। मतलब 4 भारतीय जो है वो 2024 के ओलंपिक के लिए ये लोग क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023, देखिए इसमें शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 12 से 19 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारत 2 पदक के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। तो ये राइफल पिस्टल विश्व कप में भारत कितने स्थान पर रहा, 5। बस और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना, ठीक है। बस भारत का रैंक याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ये पदक तालिका दी गई है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत, कांस्य 1 भी नहीं, ठीक है। तो 2। और भारत पदक विजेता देखिए, भारत की एला वेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता, कितने, तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, ठीक है। और भारत की निश्चल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता, जबकि नॉर्वे की जिनत हेग और डेनमार्क की स्टेफनी लॉरा ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते, ठीक है। खैर, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग बिलियर्ड्स में देखिए IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है। इसमें देखिए पंकज आडवाणी ने फाइनल में हमवतन सौरव कोठारी को पराजित कर ये चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता। तो कौन, पंकज आडवाणी, ठीक है। और इन्होंने और बताया जा रहा है कि IBSF विश्व चैंपियनशिप में ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, कतर के दोहा, ठीक है, दोहा कतर में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें बता दें कि जिसमें पंकज आडवाणी ने सेमीफाइनल में भारतीय रूपेश शाह को पराजित किया था। क्लियर है। और सौरभ कोठारी ने सेमीफाइनल में ध्रुव सितवाला को पराजित किया था, ठीक है। और फाइनल
फाइनल में पंकज आडवाणी ने किसको हराया, इसको हराया, सौरभ कोठारी, ठीक है। और विदित हो कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में विश्व कप जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और आडवाणी ने 9वीं बार लंबा प्रारूप यानी कि लॉन्ग फॉर्मेट जीता और उन्होंने एक बार विश्व टीम बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के अलावा 8 मौके पर पॉइंट प्रारूप चैंपियनशिप भी हासिल की है, जीत हासिल की, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। उसके बाद देख लें हम लोग फुटबॉल में देखिए भारतीय अंडर 16 पुरुष फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो भारत यहाँ पर इस खिताब को जीत रहा है, किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर, बस, ठीक है। और इसमें 2 से 10 सितंबर ये आयोजन हुआ, ठीक है, छोड़िए। और विदित हो कि 2023 में ये जो चैंपियनशिप हुआ इसमें ये इसका 8वां संस्करण था, ठीक है, जिसमें से जो सैफ सदस्य भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान की राष्ट्र टीमों द्वारा ये लड़ी जाने वाली एक प्रतियोगिता है, ठीक है। तो याद रखिए फुटबॉल में यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा, फुटबॉल में भारत किसको हरा रहा, बांग्लादेश को 2-0 से, ठीक है। उसके बाद हॉकी देखिए, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप, ठीक है, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान कबूस यूथ कॉम्प्लेक्स फॉर कल्चर एंड एंटरटेनमेंट पिच 1 सलाला ओमान में फाइनल में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूट आउट द्वारा 4-4 से हराकर उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीता, ठीक है। तो यहाँ पर भी भारत जीत रहा है, ठीक है। और इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। और ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ट्रॉफी के साथ 7 स्वर्ण पदक दिया गया, ठीक है। और पाकिस्तान को रजत और ओमान को कांस्य, ठीक है। और इस पुरुष हॉकी 5S एशिया इसमें कुल 11 एशियाई देशों ने यहाँ पर भाग लिया, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुश्ती देख लेते हैं, 1 मिनट, कुश्ती देख लीजिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तो ये कहाँ पर हुआ था, बिश्केक, किर्गिज की राजधानी बिश्केक में ये चैंपियनशिप हुआ और जिसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, ठीक है। तो ये आप बस इसको याद रखिए, ये चैंपियनशिप है जो कहाँ हो रहा है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते, तो 9 पदक जीते हैं, उनकी सूची देख लीजिए, यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये सूची दी गई है क्योंकि देखिए ये वेट वाइज होता है ना, सब ये कितने वेट है, ये कितने का, ये कितने का, तो इस तरह से ये पूरा लिस्ट आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने देखा यहाँ पर, अब हम देखेंगे एशियाई खेल 2023, ठीक है। देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच चीन के हांगजू शहर में एशियाई खेल का आयोजन किया गया, याद रखिएगा कहाँ पर किया गया, और जिसमें भारतीय दल के 655 सदस्यों ने भाग लिया। और इसमें भारत की जो पदक तालिका है वो 107 थी, 60 नहीं 7, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत एंड 41 कांस्य, ठीक है। तो एशियाई खेल में याद रखिएगा भारत ने कितने पदक जीते, 107, क्लियर है। और इसमें देखिए महाद्वीपीय चतुष्कोणीय मल्टी स्पोर्ट मीट का 19वां संस्करण मूल रूप से 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और चीन 201 स्वर्ण के साथ इसमें एशियाई, 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया है कि चीन 201 स्वर्ण पदक के साथ, चीन, अच्छा ठीक है, तो ये 201 पदक के साथ समग्र, और उसके बाद हाँ, समग्र एशियाई खेलों 2023 पदक तालिका में जापान कितना 52 और कोरिया 42 में आगे रहा, ठीक है। तो ये सबका दिया गया, चीन का दिया गया था, जापान का दिया गया था और ये कोरिया गणराज्य, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले ने एशियाई खेल 2022 में भारत के लिए सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। बारिश के कारण ये रद्द हो गया, ठीक है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और अविनाश साबले किसी भी एशियाई खेलों में 3000 मीटर पुरुषों की स्टिपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और 19वें एशियन गेम्स में शुभारंभ समारोह में भारत की ओर से
हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ध्वजवाहक थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उतना सारा फैक्ट नहीं, ये लेकिन ज़रूर याद रखेंगे जो ध्वजवाहक थे, ठीक है। यहाँ पर कब? उद्घाटन समारोह में, ठीक है। एक होता है उद्घाटन समारोह में और एक होता है समापन समारोह में, दोनों में अलग। समापन समारोह में कौन है? तो PR श्रीजेश, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। और समापन समारोह में कौन है? PR श्रीजेश ध्वजवाहक थे और स्टार्टिंग में उद्घाटन में लवलीना और हरमनप्रीत, ठीक है। और इसमें ये 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर? आईची नगोया जापान में किया गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये शीर्ष पदक तालिका जो सब देश की यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो भारत का ध्यान रखेंगे 107, ठीक है, हमने देखा था पहले। ये देख लीजिए, एशियन गेम्स 2023 में भारत में स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। ठीक है, ये बस लिस्ट है, इसको आपको उतना नहीं रटना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पूरा लिस्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। किस खेल में कितने पदक हुए हैं ये देख लीजिए आप यहाँ पे, किस खेल में कितने पदक, ठीक है। तो एथलेटिक्स में इतना, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग गेम्स में दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख ले पैरा एशियाई खेल 2023। ये देखिए, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे? चीन के हांगझाओ में किया गया, जिसमें भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल, जिसमें 191 पुरुष, 112 महिला सहित कुल 303 एथलीट भेजे गए, ठीक है। और इसमें बता दें कि भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीते। तो याद रखिएगा, पैरा एशियाई खेल में भारत ने कितने? 111 पदक जीते, ठीक है। और भारत एशियन पैरा गेम्स में मेजबान चीन, ईरान, जापान और रिपब्लिक कोरिया के बाद 5वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो 5वां स्थान पर भारत रहा और चीन ने 14 स्वर्ण के साथ ये शीर्ष स्थान पर बना रहा, ठीक है। उसके बाद पदक के अलावा भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगझाओ में 3 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े, ठीक है। और जिसमें से 2 एथलीट्स में भाला फेंक डिसिप्लिन में आए और, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा ये सब नहीं पूछा, ठीक है, इसमें मत फंसिएगा। उसके बाद देख लीजिए पुरुष कंपाउंड में इतने, ठीक है। तो मेनली आपको जो याद रखना है वो याद रखिएगा 111 पदक के साथ, ठीक है। ये आपकी फिर से वो भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता है उनके नाम, उनके खेल, इवेंट कौन सा था और पदक जो, तो यहाँ पर स्वर्ण पदक है तो ये तो खैर एक ही होगा, ठीक है। ये उनकी लिस्ट दिए गए, आप देख लें। चलिए उसके बाद देख लें हम क्या है एशियन पैरा गेम्स 2023 पदक तालिका टॉप 5 टीम अभी हमने पढ़ा, जिसमें से भारत को आपको जानना, चीन याद रखिएगा 1 नंबर पर है, चूंकि ये फर्स्ट रैंक होल्डर है तो इसलिए आप इसका भी टोटल अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा 521, लेकिन मेनली भारत का याद रखिएगा कि भारत कितना 111 टोटल पदक जो है 111, जिसमें से 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य, ठीक है। उसके बाद देखिए खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, इसमें से 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का वितरण किया, जिसकी सूची यहाँ पर निम्नलिखित है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की सूची, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसमें खिलाड़ी का नाम दिया गया है, ये अर्जुन पुरस्कार, ये खिलाड़ियों के नाम और ये उनके खेल दिए गए, क्लियर है, ठीक है। ये सारे खिलाड़ी के नाम है, ये उनके खेल यहाँ पर दिए गए, ये देख लीजिए, बड़ा लंबा लिस्ट है, ठीक है। ये देखकर घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, फिर अगला है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए नियमित श्रेणी, कोच का नाम और खेल, ठीक है। ये उसके बाद फिर यहाँ पर भी अलग अलग ट्रॉफी और उनके ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या किसी भी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार कब दिया जाता है, जो लगातार पिछले 4 वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके लिए है, ठीक है, उसको ये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम, ठीक है। तो ये आपको नहीं पूछेगा, बस बता दिया गया, एक बेसिक बात बता दी गई, ठीक है। फिर ध्यानचंद पुरस्कार
उन खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल का क्या कर रहे हैं, आयोजन, उस खेल के आयोजन को वो बढ़ावा देने में उनका एक योगदान है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय को ये दी जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। ठीक है। और इसमें ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों में अपने उत्कृष्ट योगदान की मान्यता प्राप्त की, जबकि जैन डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने उभरती प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की प्रशंसा की अर्जित की। ठीक है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये सब। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है आपका सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें देखिए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पुरुष और स्पेन के एताना बोनमती को महिला श्रेणी में फीफा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार मेल पूछा जाए, पुरुष पूछा जाए तो याद रखिएगा मेसी, लियोनेल मेसी, और महिला के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन है, एताना बोनमती। कहाँ की है, स्पेन की है। मेसी कहाँ, अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अभी हमने देखा मेसी, इसमें महिला खिलाड़ी एताना बोनमती, याद रखिएगा, बार बार बोल रही है, मेसी एंड बोनमती, मेसी एंड बोनमती। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन है, एंडरसन। ठीक है। महिला गोलकीपर मैरी अब्स। ठीक है, मैरी अब्स। उसके बाद अगर हम बात करें पुरुष कोच तो गार्डियोला, महिला पुरुष कोच सरीना, फीफा पुस्कम पुरस्कार गुइल हर्मे, जो भी उनका नाम होगा, माद्रुगा। ठीक है। एंड फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की राष्ट्रीय टीम को। ठीक है, ठीक है, तो ये फेयर प्ले अवार्ड थोड़ा सा ये आप ध्यान रखेंगे, ब्राजील को ये दिया गया एक फेयर तरीके से गेम खेलने के लिए। क्लियर है। देखिए टिप्पणियां देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है। अब दुनिया की कुछ टिप्पणियों को देख लेते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने 15 मई 2024 को भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है। ठीक है, कहाँ पर, भूटान में। ठीक है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है। और तैराकी की वैश्विक संस्था ने 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका लक्ष्य था अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए सुलभ जलीय सुविधा सुनिश्चित करना। ठीक है। और उद्घाटन समारोह में विश्व एक्वेटिक्स, भूटान ओलंपिक समिति, स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारियों, 4 ओलंपिक खेलों के भूटानी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और खैर ये सब इसमें अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ पर, तो भूटान में। कितना, तो 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। ठीक है। उसके बाद देखें स्पोर्ट्स खेल देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की कि सऊदी अरब 2025 में प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2025 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। तो याद रखिएगा जो विश्व मुक्केबाजी है उसका सदस्य कौन बना, भारतीय मुक्केबाजी संघ। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI ने निलंबित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से नाता तोड़ लिया है। ठीक है, और मुक्केबाजी के ओलंपिक भविष्य के लिए खतरे को कम करने के उद्देश्य विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से नाता तोड़कर अब ये किसका, आपने देखा विश्व मुक्केबाजी का ये सदस्य बन गया है। ठीक है, और यह निर्णय जो है IOC द्वारा राष्ट्रीय महासंघ को चेतावनी दिए जाने के बाद लिया गया कि यदि वे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का हिस्सा बने रहे तो 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के मुक्केबाजी को बाहर कर देंगे। ठीक है, और बता दें कि IOC ने, चलिए इतनी इसमें आपको नहीं फंसना है इन पॉइंट्स में। ठीक है, ये सब नहीं देखना है। और लगातार खेल अखंडता और शासन संबंधी मुद्दों के कारण 2019 में IBA की मान्यता रद्द कर दी थी। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक के बाद यह लगातार दूसरी बार होगा जब IBA पेरिस ओलंपिक में टूर्नामेंट में शामिल होगा। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, लेट्स मूव इंडिया अभियान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, जो अभी हम लोग देख रहे थे, आईओसी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ साझेदारी में लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। तो याद रखेंगे, लेट्स मूव अभियान जो है वो किसकी साझेदारी में, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन के साझेदारी में शुरू किया गया, जिसमें पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक गेम में भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए एक आमंत्रित किया गया। ठीक है। और सोशल मीडिया पर डिजिटल चैलेंज के माध्यम से अभियान में शामिल होने के लिए देश भर से लोगों को आमंत्रित किया गया। और इस पहल का अनावरण वाईकॉम 18 के जियो सिनेमा पर किया गया, जो भारत में ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 का आधिकारिक मीडिया अधिकार धारक है। ठीक है, तो बस आपको वो पहला वाला पॉइंट याद रखना कि इसकी साझेदारी किसने की। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी 23 जून 2024 के, अच्छा ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है, तो इस दिन अवसर पर युवा लोग रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से क्षेत्रीय विद्यालय पहलों की एक श्रृंखला में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है। और अब देखिए अगला है, भारत के पास सबसे ज्यादा रनों से जीत का कीर्तिमान। ठीक है, इसमें देखिए, राजकोट में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा रनों से जीत का कीर्तिमान यहाँ पर बनाया है। किसके साथ खेलते हुए? इंग्लैंड के साथ। कहाँ पर? राजकोट में। क्लियर है। इसमें रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को चौथे दिन 434 रनों से हराया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, पहली पारी में भारत देखिए 445 रन भारत ने बनाया था और जवाब में इंग्लैंड 319 रन ही बना पाया, जिसके बाद भारत ने 126 रन की बढ़त ले ली। और ये इसका पूरा ब्यौरा दिया गया, ये आपको नहीं पूछेगा, एक लाइन में याद रखना, भारत इस मैच को जीता। ठीक है। और भारतीय टीम ने इससे पहले न्यूजीलैंड को 2021 में 372 रन से हराया था, तब यह भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत थी। ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, ये बहुत बार इस तरह के सवाल भी आते हैं। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? मिचेल स्टार्क। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के। ठीक है, कितना इनका रेट था? तो 24.75 करोड़। ठीक है, मिचेल स्टार्क। उसके बाद ये सभी का दिया गया है यहाँ पर, आगे देखते हैं। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। देखिए ये क्या है, दिसंबर 2023 में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड यानी कि फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशाफिकुर रहीम ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिए गए। ठीक है, तो ये मतलब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या होगा? फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 22 साल बाद कोई बल्लेबाज इस तरह का आउट हुआ। इससे पहले 2001 में इंग्लैंड के माइकल वोन इस तरह आउट हुए थे। रहीम इस तरह आउट होने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज हैं। रहीम ने ऑफ स्टंप के ऊपर उछली गेंद को अपने हाथ से छुआ। न्यूजीलैंड ने अपील की जिसे तीसरे अंपायर को दिया गया। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ठीक है, चलिए। और हालांकि खेलने के बाद गेंद को हाथ से दूर करने पर, जिसमें बल्ला नहीं है, हैंडल द बॉल आउट दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 में हैंडल द बॉल को क्या कर दिया गया? खत्म कर इसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में शामिल कर दिया गया। तो इसी को इसमें शामिल कर दिया गया। और बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में 11 बल्लेबाज इस तरह से आउट हुए। भारत के मोहिंदर अमरनाथ वनडे में 2 बार इस तरह से क्या हो चुके हैं? आउट हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या है? तो देखिए इसके बारे में व्यापक तौर पर यहाँ दिया जा रहा है कि नियम के तहत गेंदबाज की ओर से गेंद फेंके जाने के बाद बल्लेबाज गेंद को उस हाथ से छूता है। ठीक है, तो जिस हाथ में उसने बल्ला नहीं पकड़ रखा है, ठीक है, उस हाथ से वो छूता है। ठीक है, इसके लिए उसने क्षेत्र क्षरण कर रही टीम या अंपायर से इजाजत नहीं ली, तो यह ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के दायरे में आता है। ठीक है, तो यही है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको इतना डिटेल में। ठीक है, और बल्लेबाज हाथ जिसमें बल्ला ना हो के बजाय गेंद को शरीर के अन्य हिस्से से छू सकता है। क्लियर है। और जो बहुत क्रिकेट प्रेमी होंगे वो बखूबी इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद देखिए, खेल आयोजन स्थगन। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश की जगह UAE में। ठीक है, तो याद रखिएगा, महिला T20 विश्व कप कहाँ पर? UAE में, बांग्लादेश में नहीं, UAE में। ठीक है, देखिए ICC ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद
बांग्लादेश में व्याप्त अशांति के कारण, खैर बांग्लादेश भी काफ़ी चर्चित रहा इधर कुछ समय से। इसके कारण क्या हुआ, महिला T20 विश्व कप को अब बांग्लादेश में ना करके कहाँ पर भी ये होगा, UAE में इसको स्थानांतरित किया गया। तो याद रखेंगे ये बात, ठीक है। और यह विश्व कप 3 से 20 अक्टूबर इसके बीच में दुबई और शारजाह में आयोजित होगा। विदित होगी मेजबानी का अधिकार बांग्लादेश के पास ही होगा, ठीक है। मतलब पहले खेला जाना था तो इसलिए अब तो वो UAE स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन फिर भी मेजबानी का जो अधिकार है वो बांग्लादेश के पास ही होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है इस तरह से सवाल बन जाए, क्योंकि देखिए आपने अगर ऊपर ऊपर देख लिया कि हाँ बांग्लादेश नहीं अब UAE करेगा, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि मेजबानी भी UAE ही करेगा, तो नहीं, मेजबानी बांग्लादेश ही करेगा, ठीक है। और देखिए ब्राजील 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो 2027 जो महिला विश्व कप होगा उसका मेजबानी कौन करेगा, ब्राजील, ठीक है। वार्षिक फीफा कांग्रेस में ब्राजील ने 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली जीती, और ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश होगा, ठीक है। और ब्राज़ील ने, यहाँ पर बता दें, ब्राज़ील ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की बोली को हराया, ठीक है। और ब्राज़ील ने 119 वोटों के साथ जीत हासिल की। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील जो है 2027 में मेज़बानी करेगा, दैट्स इट, ठीक है। और फीफा मूल्यांकन में ब्राज़ील ने 5 से इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। और फीफा मूल्यांकन में वाणिज्यिक व्यवहार्यता, टीम सुविधाओं और आवास से लेकर प्रसारण स्थलों, स्टेडियम और प्रशंसक उत्सवों स्थल तक वे मानदंडों पर अंक दिए गए। तो इस आधार पर यहाँ पर ब्राज़ील जो है अब इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो हमारा खेल कूद वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया है, और हमारा करंट भी अब खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए होप आप सब बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देंगे, और जितना पढ़ चुके हैं बस उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा और कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।